तो आज हम एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जो कि प्राचीन भारत का इतिहास है। ये आपके सभी पीसीएस और वनडे एग्ज़ाम के लिए वेरी बेनिफिशियल रहेगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे, देखिए जो इतिहास है, इतिहास मतलब ऐसी घटना जो घटित हो चुकी है वो क्या कहलाता है, इतिहास, ठीक है। इति प्लस हास, इतिहास। तो देखिए ये इसे हम 3 भागों में बांट के पढ़ सकते हैं, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। 3 भागों में हम बांट सकते हैं। तो देख लेते हैं हम कि प्रागैतिहासिक काल जो है उसमें क्या है। उसमें देखिए उसको भी आगे चल के हम 3 भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, जिसकी जो कार्यकाल है दिया हुआ है। इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अभी आप बस समझ लें कि पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। और जो आदि ऐतिहासिक काल है इसमें हम देखिए क्या क्या पढ़ेंगे, 2 चीज़ें पढ़ेंगे आदि ऐतिहासिक काल में। क्या? एक तो सिंधु सभ्यता, दूसरी वैदिक सभ्यता, ठीक है। और जो वैदिक सभ्यता है वो आगे जाके फिर से और भागों में बढ़ जाती है वैदिक सभ्यता, जैसे कि ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। पहले ऋग्वैदिक काल आता है, फिर आता है उत्तर वैदिक काल, है ना। और तीसरा हमने देखा था ऐतिहासिक काल। क्या देखा था? ऐतिहासिक काल। तो इसके देखिए इसके क्या क्या पार्ट हो सकते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। ऐतिहासिक काल में मेनली हम 3 भागों में बांट के देख सकते हैं, ठीक है। 3 भागों में बांट के देख सकते हैं। एक तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक इतिहास। तो जो प्राचीन भारत है वो 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक है, और मध्यकालीन भारत जो हम पढ़ते हैं वो 712 से 1707, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती तब तक का हम मध्यकाल मानते हैं। और जो जब औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में, तब से लेके 1964 तक हम आधुनिक काल मान सकते हैं, ठीक है। तो हम इस वीडियो में हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्राचीन इतिहास। तो देखिए प्राचीन इतिहास में आप महाजनपद काल, मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, मौर्यों के बाद गुप्त साम्राज्य, गुप्तोत्तर काल और फिर हर्षवर्धन काल पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे क्या देख लेते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। मतलब हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है ये देखना। देखिए स्रोत क्या क्या हो सकते हैं आपके, धार्मिक ग्रंथ हो सकते हैं, कुछ विदेशी आए थे उनकी यात्रा विवरण में उनने दिया था, ठीक है। कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ हो सकते हैं, कुछ पुरातात्विक स्रोत हो सकते हैं। हाँ, अब हम देख लेते हैं जैसे कि धार्मिक ग्रंथ क्या क्या हो सकते हैं, ब्राह्मण साहित्य, जैसे कि ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण, आर्यन, उपनिषद, महाभारत, पुराण, रामायण, ये सारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ठीक है। फिर साहित्य में जो कि साहित्य लिखे गए हैं, जैसे कि सुत्त पिटक, विनय पिटक, है ना, बुद्ध चरित्र वगैरह, ये जो लिखे गए हैं, महाभाष्य। और जैन धर्म के भी कुछ थे, जैसे कि कल्प सूत्र लिखा गए थे, भगवती सूत्र लिखे गए थे, ये ग्रंथ थे। तो इनसे हमें जानकारी मिलती है। अब हम आगे देखते हैं और क्या क्या कह सकते हैं हम। ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में हम बात करेंगे तो देखिए राजतरंगिणी में कश्मीर का वर्णन किया गया है, जो कि कल्हड़ ने लिखी थी। चंद्रबरदोई ने पृथ्वीराज रासो लिखी है। हर्षवर्धन हर्षचरित्र किसने लिखी, बाणभट्ट ने, जो हर्षवर्धन के काल में थे ना। फिर मुद्राक्षर विशाखादत्त ने। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखी है, जो कि कौटिल्य कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु। चाणक्य, कौटिल्य एक ही है, ठीक है। इस तरीके से ये लिखी गई हैं। तो हम देख लेते हैं आगे और क्या क्या है। देखिए विदेशियों का विवरण जैसे आपको देखना, तो हिस्टोरी का एक पुस्तक लिखी गई थी हेरोडोटस ने, जिसे इतिहास के पिता बोले जाता है, ठीक है। फिर मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी है। ये किसके काल में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था ना, सेल्यूकस का राजदूत बन के। इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं। कुछ यूनानी लेखक आए हैं, कुछ चीनी लेखक आए हैं। इस तरीके से जैसे चीनी से कौन आया था, तो फाहियान आया था। फाहियान किसके टाइम पे आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल पे आया था, ठीक है। फिर हैंसोंग हर्षवर्धन के काल पे आया था। इस तरीके से कुछ कुछ हैं जो आपको याद रखना है। अब पुरातात्विक में हम देख लेते हैं कि लेखों अभिलेख के अध्ययन को पुरालेखा शास्त्र कहते हैं, अर्थात पैलियोग्राफी कहते हैं, है ना। अब अभिलेख जैसे सबसे अधिक अभिलेख मैसूर संग्रहालय में है ना।
ये सारी चीज़ें हैं। और सिक्के वगैरह उससे भी हमें जानकारी मिलती है। तो ये सब चीज़ें थी, ठीक है। अब कुछ अभिलेख भी लिखे गए थे प्राचीन काल में, जैसे कि जूनागढ़ का अभिलेख है, ये रुद्रदामन का संस्कृत भाषा में लिखा हुआ प्रथम अभिलेख रहा, ठीक है। फिर ऐहोल अभिलेख, प्रयाग स्तंभ अर्थात इलाहाबाद स्तंभ, ठीक है। हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति, जिसमें समुद्रगुप्त का संधि विग्रह, इस तरीके से उल्लेख मिलता है अनेक प्राचीन राजाओं का, है ना। अब हम आगे देखेंगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है। देखिए यहाँ से हम देखते हैं प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। प्रागैतिहासिक में हमने 3 पार्ट पढ़े थे, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और एक नवपाषाण काल। 3 कालों में हम डिवाइड इसको कर सकते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल वह काल था जिसमें कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं थी, ठीक है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए ये इसकी ड्यूरेशन दी हुई है और कुछ स्थल दिए गए हैं, जैसे कि बेहमबेटिका, है ना, बेलन घाटी, थार, ये इस तरीके से ये आप पढ़ सकते हैं। प्रमुख स्थल यहाँ पे नवपाषाण काल में प्रमुख स्थल दिए गए हैं, मेहरगढ़, बुर्जहोम। नवपाषाण कालीन में मेहरगढ़ दिया है, बुर्जहोम दिया है ना, ये सब चीज़ें दी हुई हैं और इनमें क्या क्या मिला ये भी बताया है। फिर सबसे मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक रही है माना जाता है, ठीक है। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय सभ्यता का विकास का प्राचीनतम काल था, है ना। इसे हड़प्पा या कांस्य युगीन संस्कृति भी कहते हैं और नगरीय सभ्यता भी बोला जाता है, क्योंकि ये नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। अब देखिए भारतीय पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर दयाराम साहनी ने हड़प्पा और रखाल दास बनर्जी ने खोज करी थी, ठीक है। हड़प्पा की कब करी थी? 1921 में पूछा जाता है। सेंधव सभ्यता घाटी बोलते हैं इसको, कांस्य युगीन बोलते हैं क्योंकि कांस्य का उपयोग किया गया था। सिंधु घाटी के किनारे थी तो सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, ठीक है। हड़प्पा भी बोला जाता है। तो ये सारे नाम थे। तो देखिए इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो आपको बता देती हूँ मैं। सिंधु सभ्यता जिसका विस्तार भारत और पाकिस्तान में हुआ था, ठीक है। ये लगभग त्रिभुजाकार का क्षेत्र फैला हुआ है और क्षेत्रफल की ज़रूरत नहीं है आपको, ये कहाँ से कहाँ ये देख लेंगे आप। देखिए ये जो है उत्तर में मांडा, जम्मू कश्मीर में है मांडा, वहाँ से लेके दक्षिण में दयामाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, और यहाँ पे पूर्व में आलमगीर जो कि यूपी में है, वहाँ से लेके पश्चिम में सुतकांगीडोर तक जो कि दास नदी के किनारे है वहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ स्थल मिले हैं और काल देख लेते। देखिए ठीक है काल तो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी आप ये देखिए हड़प्पा, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण नगर था हड़प्पा, है ना, पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे पे है। इसकी खोज की थी 1921 में दयाराम साहनी ने, सबसे पहले खोज की गई थी, इसलिए हड़प्पा सभ्यता इसको बोला जाता है ना। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ? स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त हुआ, अन्नागार प्राप्त हुए हैं, पक्की ईंटों के जो है चबूतरे प्राप्त हुए हैं, है ना, देखने को मिलते हैं मतलब, और 2 कमरे वाले बैरक मिले हैं, है ना, एक श्रृंगी पशु भी मिला है मोहरों पे। तो उस तरीके से समझ में आता है कि ऐसे कुछ हुए होंगे उस टाइम पे पशु वगैरह, है ना। ये यहाँ पे सभी दे दिए कि कब कब खोजे गए, किस किस के द्वारा खोजे गए हैं, ये लिस्ट दी है। फिर मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला, ठीक है, मृतकों का टीला, है ना। तो इसमें क्या क्या है देखिए, एक मोहर मूली है जिसमें एक पुरुष देवता है ना, उसके सिर पर 3 सींग हैं। फिर भैंस, हिरण, गैंडा, हाथी, बाघ, ये सारी चीज़ों के अवशेष मिले हुए हैं। फिर विशाल स्नानागार मिले हुए हैं, कुबड़ वाला बैल मिला है, कांसे की नर्तकी, सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं, घोड़े का अस्तित्व भी मिला है इसमें। फिर आते हैं हम कालीबंगा पे। कालीबंगा अर्थात काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है। तो कालीबंगा से सबसे पहले तो जुते हुए खेत मिले आपको, है ना, कब्रिस्तान अर्थात समाधान मिले हैं, जल निकास प्रणाली का अभाव रहा है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है।
फिर अलंकृत और ईंटें और अग्निकुंड भी मिले हैं यहाँ से कालीबंगा से, है ना। इसे लघु हड़प्पा या मोहनजोदड़ो भी बोलते हैं। लघु किसको? लोथल को, जो कि कहाँ पे है? बंदरगाह में, बंदरगाह नगर लोथल, ठीक है, गुजरात में है। और चावल के अवशेष यहाँ पे मिले ही, इम्पोर्टेंट है। फिर चंदूरदुड़ो, चंदूरदुड़ो में सैंधव संस्कृति के बाद झूकर और जहांगीर संस्कृति का विकास हुआ था चंदूरदुड़ो में, ठीक है। चंदूरदुड़ो में क्या मिला, ये जरूरी वो आप याद रखेंगे कि यहाँ पे लिपस्टिक के कारखाने, गुड़िया बनाने के कारखाने, मटके, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य मिले हैं। रंगपुर, रंगपुर कहाँ? गुजरात के मादा नदी के किनारे, ठीक है। धान के भूसा के साक्ष्य मिले। धौलावीरा, धौलावीरा इम्पोर्टेंट है, जो कि सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है। विश्व धरोहर सूची में 2021 में इसको शामिल कर लिया गया है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ तथ्य थे कि देखिए, कांस्य को बोला जाता था, मतलब कांस्य का सर्वाधिक उपयोग होता था, लोहे का कोई ज्ञान नहीं था, ठीक है। घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन बोला जाता है कि घोड़े से परिचित नहीं थे। और क्या बोला जाता है कि लिंग मूर्ति पूजक करते थे सैंधववासी, किंतु प्रकृति पूजक भी थे, ठीक है। मोहनजोदड़ो के निवासी भूमध्य सागरीय प्रजाति के माने जाते हैं। फिर और क्या बोल रहा है, उनके बर्तन गुलाब या लाल रंग के थे शायद, ये संभावनाएं बताई जाती हैं, ठीक है। फिर टेराकोटा अर्थात आग में पकी हुई मिट्टी के बर्तनों को टेराकोटा कहते थे। बैलगाड़ी का यातायात के लिए उपयोग करते थे, ये सब चीज़ें हैं ना। अब आप यहाँ पे इनका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और व्यापार वाला जीवन मतलब कंपैरिजन कर सकते हैं कि कैसी थी एक्चुअल में सिंधु सभ्यता। तो देखिए, अगर हम सामाजिक जीवन देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का, देखिए ये मात्र सत्तात्मक थी, ठीक है। शांति प्रिय थे, सर्वाहारी समाज थी, मनोरंजन के लिए पासा, पशुओं की लड़ाई, नृत्य, ये उपयोग करते थे इन लोग। फिर आर्थिक जीवन में कृषि, पशुपालन भी करते थे, ये है ना, क्योंकि जोते हुए साक्ष्य मिले हमें कालीबंगा से। गेहूँ, जौ के साक्ष्य भी मिले हैं वनावली से, जो कि हरियाणा में है ना। कपास उत्पादन का श्रेय इनको जाता है। फिर राजनीतिक में देखें हम तो राजनीति का अभाव था, ये बोल रहे हैं। पुरोहितों द्वारा शासन व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि कहीं पर भी मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, ठीक है, मतलब मंदिर नहीं मिले हैं, सिंपल सी बात है। बड़े वर्गों के हाथों में होता था। फिर यहाँ पे हम धार्मिक जीवन देखते हैं तो माता देवी की मूर्ति मिली है, पशुपति शिव की मुहर मिली है, ठीक है। माता देवी की उपासना प्रिय है। फिर और क्या बोल सकते हैं, धरती की पूजा की जाती थी, कुबड़ वाले बैल के साक्ष्य मिले हैं। व्यापार में देखें तो सूती वस्त्रों का मतलब मिला है, ठीक है, सूती वस्त्रों के अवशेष मिले हैं। चंदूड़ और लोथल, जो कि बंदरगाह था लोथल, है ना, तो विनिमय व्यापार वस्तु विनिमय आधारित थी। फिर विदेशी व्यापार इराक, ईरान, बहरीन, मिस्र से आदि से होता रहा होगा, ये सब चीज़ें थी, ठीक है। अब देखिए, सिंधु सभ्यता में आयात की जाने वाली वस्तुएं, ये सब कुछ दी, इतना इम्पोर्टेंट नहीं, आप इसमें देखेंगे तो ये देख लीजिए सिंधु सभ्यता का जो विस्तार था कहाँ से कहाँ तक था। ये जम्मू कश्मीर में मांडा है ना, एक मिनट, देखिए ये जम्मू कश्मीर में मांडा है ना। यहाँ पे सुत कांगडोर है पाकिस्तान में, आलमगीरपुर यहाँ पे यूपी में होगा, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में दैमाबाद है महाराष्ट्र में, यहाँ तक ये फैला हुआ था। फिर और हड़प्पा लिपि चित्रात्मक लिपि थी, है ना। सेलखड़ी की मूर्ति मिली है, नापतौल मिले हैं। फिर सैंधव सभ्यता का अंत कैसे हुआ है, तो देखिए कई बोलते भूकंप, कोई बोलता प्राकृतिक आपदा, तो कई बोलते हैं आर्यों का आगमन, ये सब के अलग अलग हैं, ठीक है। कुछ बोलते सूखा, तो कुछ बोलते हैं कि बाढ़ आ गई थी, तो इसलिए सब कुछ अलग अलग है। यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक बोला जाता है, ठीक है, याद रखेंगे इसको।
अब देखिए वैदिक काल आ गया। ठीक है, आपको ये क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे बताइए, सो आई कैन बी कंटिन्यू दिस क्लास। सो थैंक यू वेरी मच।